ननद रानी, आप अपना ससुराल देखिए, आपका मायका मैं संभाल लूँगी। देखिए, अब मुझसे ये सेवा नहीं होती है, मैं भी थक जाती हूँ। घर के काम, बच्चों के काम और उस पर आपके पिताजी की देखरेख। इस जन्मदिन पर मुझे साड़ी नहीं चाहिए और ना ही गहना, बस मुझे इनसे मुक्ति दिला दीजिए। आपके पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आइए। मेरी सहेली भी अभी पिछले महीने अपनी सास को वहीं पर छोड़ कर आई है। अब उसे बड़ा आराम है, वरना उसकी सास ने भी उसका जीना मुश्किल कर रखा था। अपनी पत्नी सविता की बातें हरीश की कानों में शीशा बनकर पिघल रही थी, पर वो लगातार बोले जा रही थी। आप तो सुबह के गए, रात को दुकान से आते हो और बच्चे अपनी पढ़ाई और खेल कूद में व्यस्त रहते हैं। मैं अकेले कब तक खटती रहूँगी? सारी उम्र हो गई है, अब मैं भी कुछ पल फुर्सत और बिना जिम्मेदारी के जीना चाहती हूँ। सविता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपने पिता को कैसे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाऊँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी हर इच्छा पूरी की, मुझे पढ़ाया लिखाया है। माँ तो 9 महीने ही कोख में पालती है, पर पिता तो बरसों पालता है। अपनी संतान के खाने पीने, पहनने ओढ़ने और शिक्षा के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है और संतान पर खर्च कर देता है। माँ तो मुझे जन्म देते ही छोड़कर चली गई थी। पिता ने ही मुझे माँ का प्यार भी दिया है। मैं उनके प्यार को भुला दूँ और तुम्हारी नाजायज़ मांगों को मान लूँ, ये तो कभी नहीं होगा। हरीश ने भी मजबूती से चिल्लाकर कहा। तो फिर आप ही अपने पिताजी का कामकाज करिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ। ज़्यादा परेशान करेंगे तो अपने मायके चली जाऊँगी। बच्चों को पालिए और खुद खाना बनाकर खाइए। सविता ने गुस्से में आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उस दिन रात का खाना भी नहीं बनाया। हरीश ने लाख मिन्नतों के खाना मत बना, पर मैंने जो खाना बनाया है वो खाना तो खा ले, पर सविता नहीं मानी। बच्चों को खाना खिलाकर हरीश ने उन्हें सुला दिया। बाहर लेटे हुए वो अपने वृद्ध पिताजी को एकटक देख रहा था। कितने कमज़ोर हो गए थे। बहू की बातों से उन्हें भी सदमा लग गया था। वो भी गुमसुम से ही थे। हरीश अपने पिताजी शरद बाबू के दिल से इज्जत करता था, उनकी सेवा करता था। उसका मानना था कि पिताजी ने उसे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो पिताजी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन सविता को कौन समझाए कि वो अब गलत जिद लेकर बैठ गई है। भला पिताजी को कैसे वृद्धाश्रम छोड़कर आ सकता हूँ। अपने पिताजी शरद बाबू का जीवन हरीश की आंखों के सामने घूमने लगा। शरद बाबू और गीता का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। गीता एक संयुक्त परिवार में ब्याह कर आई थी। सास ससुर देवर ननद सबका काम करती थी। परिवार में मन लगा हुआ था, पर वो अब उदास रहने लगी थी। उसे गर्व नहीं ठहर रहा था। सालों से उसकी गोद सूनी थी। डॉक्टर ने कहा था कि गीता बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर है और बच्चे को जन्म देने के लिए गीता का शरीर तैयार नहीं है। गीता ने डॉक्टर से मिन्नतें की और पूरा इलाज लिया ताकि वो माँ बन सके। एक दिन उसने खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। पूरे परिवार में खुशियाँ छा गई। 9वें महीने उसने हरीश को जन्म दिया, पर खुद अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। अपने बच्चे को वो देख भी ना सकी और उसने दम तोड़ दिया। शरद बाबू उसे बहुत प्यार करते थे। वो इसकी मौत से हिल गए थे। अब हरीश की पूरी ज़िंदगी उनके कंधों पर थी। भाई बहन अपनी गृहस्थी में रम गए थे। माँ और बाबूजी बूढ़े और बीमार थे,
तो अब उनसे काम नहीं होता था। फिर भी शरद बाबू दुकान जाते थे तो दादी हरीश को संभाल लेती थी। एक दिन शरद बाबू को उनके माता पिता ने समझाया कि हरीश के लिए दूसरी माँ लेकर आ जा, तेरा भी जीवन आसान हो जाएगा। हम कब तक बैठे रहेंगे, घर गृहस्थी संभालने वाली आ जाएगी तो हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो हरीश को माँ जैसा प्यार नहीं देगी और दूसरी शादी नहीं करूँगा और अपने बच्चे को खुद पाल लूँगा। नई पत्नी आएगी और उसके अपने बच्चे भी होंगे, फिर वो मेरे हरीश को बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। माँ जब दूसरी माँ आती है तो बाप तीसरा हो जाता है, वो खुद अपने बच्चों से दूर हो जाता है। इसलिए मैं आजीवन अकेला रहूँगा पर दूसरी शादी नहीं करूँगा। हरीश की माँ और पिता दोनों का ही प्यार मैं अकेले दूँगा। मैं उसके जीवन में हमेशा रहूँगा और उसकी परवरिश करूँगा। माँ और पिताजी समझाकर हार गए थे कि बुढ़ापे में बच्चे नहीं, पति और पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। पर शरद बाबू समझने को तैयार नहीं थे। माँ और पिताजी भी एक उम्र के बाद संसार से चले गए। अब हरीश और शरद बाबू घर पर अकेले रह गए। दोनों आपस में मिल बांटकर काम करते थे, खाना बना भी लेते थे। शरद बाबू की दुकान थी, वो सुबह के गए रात को घर आते थे। शरद भी अब बड़ा हो चुका था, वो अब खाना बनाकर रख देता था। दोनों का जीवन चल रहा था। शरद बाबू को उम्र के साथ कई बीमारियों ने घेर लिया था। कहने को वो बाहर से खुश दिखते थे पर अंदर अकेलेपन ने उन्हें तोड़ रखा था। वो घर पर ही रहने लगे थे। हरीश ने धीरे धीरे करके पूरी दुकान का कामकाज संभाल लिया है। अकेले आदमी का समय कटना मुश्किल हो जाता है। औरतें अकेली हो तो घर के 10 काम निपटा लेती हैं और रिश्तेदारों को भी नहीं खटकती हैं, लेकिन अकेले आदमी किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन भी रहने जाए तो भारी लगता है। शरद बाबू का मन हुआ तो एक दिन छोटे भाई के यहाँ मिलने चले गए और वहाँ रुकने का मन था। पर एक समय का खाना खिलाकर भाई की पत्नी ने पूछ ही लिया कि भाई साहब यहाँ रुकेंगे या शाम को वापस चले जाएंगे। भाई ने भी पूछ ही लिया, भाई साहब रात रुकेंगे या चले जाओगे। शरद बाबू शाम को ही घर आ गए। भाई ने झूठ वूठ में भी नहीं रोका कि आप रुक जाओ। बहनों के यहाँ जा नहीं सकते थे, बहनें कभी आती नहीं थी। अब कोई खाना बनाने वाली भाभी तो ना थी। अब मायके में आकर रसोई में खटना बहनों को अच्छा नहीं लगता था। शरद बाबू के पास आती और कुछ देर में मिलकर चली जाती थी। वहीं छोटे भाई के यहाँ काफ़ी देर रुक जाती थी। अब घर को एक स्त्री की ज़रूरत थी जो घर आकर घर संभाले। वैसे भी बिना गृहिणी के कोई घर नहीं होता। हरीश के लिए लड़की ढूंढी जाने लगी और सविता को पसंद किया गया। सविता भी खुश थी कि वो घर की एक लौती बहू है जो राज करेगी। हरीश और सविता की शादी हो गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब एक एक करके जाने लगे। अब घर में दिन भर सविता और शरद बाबू ही रहते। हरीश तो दुकान पर सुबह का गया रात को आता था। सविता को सब अच्छा लगता था क्योंकि शरद बाबू अपने कमरे में ही रहते थे, ज़्यादा बहू को परेशान नहीं करते। हरीश का अभी परिवार बड़ा हो गया था, 2 बच्चे हो गए। अब उन बच्चों का काम भी बढ़ गया था। अकेले सविता ही लगी रहती थी। घर की सफाई से लेकर बर्तन कपड़े वही करती थी। अब इतना भी पैसा नहीं था कि नौकर रख ले। जब भी सविता बच्चों का मनपसंद कुछ बनाती तो हरीश के पिताजी नहीं खाते थे। उनका खान पान अलग होता। कभी सविता का खाना बनाने का मन नहीं करता था, फिर भी शरद बाबू के लिए खाना बनाना पड़ता था क्योंकि वो बाहर का तीखा मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाते थे। अब सविता को ये सब बोझ लगने लगा था। वो भी अब आज़ादी से रहना चाहती थी। वो रोज़ शाम को घर से थोड़ी दूर स्थित बागीचे में घूमने निकल जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात मीनाक्षी से हो गई थी। साथ घूमते घूमते दोनों में दोस्ती हो गई। अब क्या बताऊं, घर में बूढ़े ससुर
जी तो कोई काम के होते नहीं हैं। सास हो तो घर की साग सब्जियां ही साफ कर दे, थोड़ा तो सहारा मिलता है। पर मैं तो अकेली थक जाती हूँ, कहीं घूमने भी नहीं जा पाती हूँ। सविता दुखड़ा रोती तो मीनाक्षी ने उसे उपाय बताया कि उसने 3 महीने पहले ही अपनी सास को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। तू भी ससुर जी को पहुंचाकर मुक्ति पा ले। तब से सविता ने जिद पकड़ ली। हरीश कैसे अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता, पर सविता नहीं मानी और जिद पकड़कर बैठ गई और अपने मायके चली गई। शरद बाबू से ये सब नहीं देखा गया। उन्होंने हरीश को समझाया कि अब उनकी जिंदगी का कुछ पल नहीं है, तुझे तो बहू के साथ रहना है, इसलिए तू मुझे छोड़कर आ जा। हरीश अपनी पत्नी की मांग पर पिताजी को वृद्धाश्रम तो छोड़ आया, पर उसका मन उसे धिक्कार रहा था। पर पत्नी के मायके जाने से उसे बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था। अगले दिन जब वह ससुराल पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी सविता वहां रो रही थी और अपने आप को कोस रही थी। वो मायके तो आ गई थी, पर घर पर उसके वृद्ध माता पिता जी चिंतित थे। सविता, घर सूना सूना क्यों है? बहुत देर से भाभी भी दिखाई नहीं दे रही हैं, भैया भी कहाँ हैं? हरीश ने पूछा। सविता ने रोते हुए कहा, भाभी रूठकर मायके चली गई हैं और जिद पर अड़ी है कि अम्मा बाबूजी को घर से निकालकर वृद्धाश्रम छोड़ आए। अब भाभी से इतने लोगों का काम नहीं होता कि उनकी सेवा भी नहीं होती। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बाबूजी ने खून पसीने से ये घर बनाया है और उन्हें ही घर से निकाला जा रहा है। माँ ने अपने जीवन के कितने साल इस घर को दिए हैं। हम भाई बहन को पाला, हमारी हर इच्छा पूरी की, हमारा हर सपना पूरा किया। कितने चाव से बहू लाई थी। क्या इसी दिन के लिए बहू लाई थी? ऐसी लड़कियों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए जो अपने सास ससुर की सेवा ना कर सके। सविता अपनी भाभी को कोस रही थी और लगातार दोषारोपण कर रही थी। हरीश ये सुनकर मुस्कुराए। फिर तो तुम्हें भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपने अम्मा बाबूजी का इतना दर्द आ रहा है और ये भूल गई कि तुम अपने मायके क्यों आई हो। कल ही पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आया हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं बच्चों को भी अनाथ आश्रम छोड़ आऊँगा। अब तुम मज़े से अपने मायके में रहो और अपने अम्मा और बाबूजी की सेवा करो। हरीश की बातें सुनकर सविता को कुछ ध्यान आया। बात तो पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने की थी, फिर बच्चों को अनाथ आश्रम में क्यों छोड़कर आओगे? अभी उनके माता पिता जिंदा हैं, उन्हें पाल लेंगे। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूँ। सविता सामान पैक करने लगी। सविता की बातें सुनकर अम्मा बोली, बेटी तेरे दुष्कर्म तेरे मायके में भारी पड़ गए। तेरी भाभी को पता चला कि तू यहाँ क्यों आई है तो वो भी मेरे बेटे से जिद करने लगी कि ये तो अच्छा उपाय है, अम्मा बाबूजी को ही वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मुझे भी सेवा के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वो भी अब आज़ाद रहना चाहती है, अपने मुताबिक जीना चाहती है। सविता अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि अपने ही पति के पिता का सम्मान ना कर सकी, जिन्होंने हरीश की माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। उन्हें ही मैंने घर से निकालने, उन्हें ही घर से जाने को कहा, जिन्होंने ये घर बनाया। हरीश की परवरिश के लिए दोबारा शादी नहीं की। उन्हें देवता समान ससुर जी को मैंने वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और सविता हरीश के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे पिताजी के पास ले चलिए। इतने में सविता की भाभी आ गई और सविता से बोली, जीजी ये सब एक नाटक था, आप अम्मा बाबूजी की चिंता ना करें, मैं उनका सदैव ध्यान रखूंगी। आपको सही राह दिखाने के लिए हम सब ने मिलकर एक यह नाटक किया था, क्योंकि जब चोट अपने पर लगती है तभी दर्द की अनुमति होती है। ननद रानी आप अपना ससुराल देखिए, आपका मायका मैं संभाल लूँगी। आप अपने ससुर जी को संभालिए, आपके अम्मा बाबूजी अब मेरी जिम्मेदारी हैं। सविता हरीश के साथ ससुर जी को लेने वृद्धाश्रम पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। पिताजी ने प्राण त्याग दिए थे।
जब से आए थे गुमसुम थे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। बस मेरा घर, मेरा हरीश बार बार अपने घर और अपने बेटे हरीश को याद किए जा रहे थे। सुबह देखा तो उनमें प्राण ही नहीं थे। वहाँ काम कर रहे आदमी ने बताया। सविता की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मन पर एक भार सा था जो सेवा के भार से अधिक भारी प्रतीत हो रहा था। वो पिताजी से क्षमा भी नहीं मांग पाई। पिता के शव को घर ले जाने की व्यवस्था होने लगी। सविता को महसूस हो गया था कि पिताजी का साया उसके सर से अपने घर की ओर बढ़ रहा है। हरीश भी निष्प्राण सा हो गया था। काश वो उन्हें यहाँ छोड़कर जाता ही नहीं तो कुछ वर्ष और जी लेते। दोस्तों, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दिन रात उन्हीं में लगे रहते हैं, तो क्या घर के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते? हमारे बुजुर्गों ने हमें पाला पोसा है, उन्होंने हमें जीवन दिया है। हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करें या ना करें कुछ पता नहीं है, पर जो हमारा जीवन बनाते हैं उन माता पिता और सास ससुर का सदैव सम्मान करना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।